दो अलग अलग सहेलियों की ससुराल की पहली ठंड। सोनपुर गांव में रहने वाली दो सहेलियां अंशिका और कनक बचपन से ही एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। जैसे जैसे समय बीता दोनों जवान हुई और दोनों के घर वाले उनके लिए रिश्ता देखने लगे। कुछ समय बाद अंशिका के लिए शहर के बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ता आता है और उसकी शादी बड़े घर में हो जाती है और ठंड में ब्याह कर अंशिका अपने ससुराल शहर के पौष इलाके में आ जाती है। उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। फिर शादी के बाद एक सुबह अंशिका रजाई में दुबकी हुई थी। सास ने उसे प्यार से आवाज दी, बहू उठो, ठंड है, ये लो गरम दूध। अंशिका ने आंखें खोली। अरे माँ जी, आप ये क्यों ले आई? अरे तो क्या हुआ, तू हमारी नई बहू है, ऊपर से इकलौती भी, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चल उठ जा, अब ये गर्मा गर्म छुआरे वाला दूध पी ले, इससे तुझे आराम मिल जाएगा। दूध का ग्लास देकर वो वहाँ से चली जाती है। अंशिका का रूम गर्म हीटर से एकदम गर्म हो चुका था। वो रजाई को एक तरफ रख देती है और वाह, यहाँ तो ठंड में भी कितना आराम है, मजा आ गया। एक अपने गांव की ठंड थी जहाँ सिवाय एक चूल्हे के कुछ नहीं मिलता था। साथ ही उसमें भी 10 बार सोचना पड़ता था कि कहीं लकड़ियाँ खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, बल्कि मजे ही मजे हैं। वहीं कनक की शादी गांव के एक लड़के से हो जाती है। उसका ससुराल गांव के आखिरी छोर पर बनी एक कच्ची सी झोपड़ी में था, जहां आकर कनक ठंड से कांपते हुए उठी। उसकी फटी रजाई, मिट्टी का फर्श और छत से टपकती हवा मानो उस पर जुल्म ढा रही हो। हे भगवान, आज तो ठंड की याद है। इतनी ठंड तो कभी मुझे अपने गाँव में भी नहीं लगी जितनी मुझे यहाँ लग रही है। तभी उसकी सास की कड़क आवाज आई, बहू उठ गई है या नहीं? चूल्हा जलाना है, पानी भरना है, ठंड ठंड मत करती रहना। ये ठंड तो हर साल आती है और जाती है। फिर कनक जल्दी से उठी और उसने पतला सा स्वेटर पहना जो कि शादी में मायके से लाई थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। माँ होती तो एक रजाई और डाल देती और कहती, बेटी आज ठंड बहुत है, बाहर मत निकलना। यही सब कहते हुए वो ठंड में कांपते हुए बाहर निकली और कुएं से पानी भरने चली गई। लेकिन पानी भरते वक्त, हे भगवान, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी सीधा हिमालय पर्वत से आ रहा हो। वो जल्दी से पानी लेकर घर आती है। इसके बाद घर आकर चूल्हा जलाती है। ये चूल्हा अभी तक जल क्यों नहीं रहा? लगता है उसके कारण ये लकड़ियाँ भी गीली हो गई हैं, इसीलिए अभी तक जल नहीं रही। काफी देर तक चूल्हे में फूंक मारने के बाद वो लकड़ियाँ जलाती है, लेकिन उससे घर में धुआं धुआं हो जाता है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। अरे बहू, ये क्या, आते ही पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। मुझे ऊपर पहुंचाने का इरादा है क्या? माँ जी, लकड़ियाँ गीली है तो ठीक से जल नहीं रही। अरे तो अब क्या मैंने फूंक मार कर सुखाऊं? अब बहाने छोड़ और काम पर ध्यान दे। बोल तो ऐसे रही है जैसे हमने कभी अपने जमाने में सर्दियों में खाना पकाया ही नहीं। सास की बातें सुनकर कनक की ठंड कुछ पल के लिए कम हो जाती है, क्योंकि उसके खून का पारा जो चढ़ जाता है ताने सुनकर। फिर वो सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे उसे कुछ पल के लिए राहत मिलती है और उसे अब थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसे ही शाम होते होते उसकी उंगलियां पूरी तरह ठंड में काम करते हुए जम चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे अंशिका का फोन आता है। हेलो, हाँ अंशिका, कैसी है तू? अरे मैं तो फुल टू मजे में हूँ, तू बता तू कैसी है? ससुराल की पहली ठंड कैसी लग रही है? ये बात सुनकर कनक चुप रही, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, बस ठंड तो है, चल रही है जिंदगी, जैसे मायके में थी वैसे ही यहाँ भी है। तू बता, तेरे ससुराल की ठंड कैसी है? अरे यार, यहाँ तो मजा आ रहा है। हीटर, गरम सूप, बादाम छुआरे वाला गरम गरम दूध। मम्मी जी तो मुझे कुछ न कुछ गरम चीज देती रहती है जिससे मुझे आराम मिल जाए। फिर कनक ने इधर उधर देखा। उसकी सास कमरे के बाहर ही खाट लगाकर बैठी थी। अच्छा है, खुश रहो, चल अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काटते ही कनक की आंखें भर आई। सहेली तो वही है, पर किस्मत कितनी अलग। आज वो कितने मजे से जिंदगी काट रही है। तभी ओमवती ने उसे आवाज लगाते हुए, बहू, सहेली से गप्पे मार ली हो तो अब जाकर तू जंगल से लकड़ी भी ले आ। इस वक्त माँ जी? हाँ तो अभी कौन सा अंधेरा हुआ है, तू समय रहते चली जा तो समय से आ भी जाएगी। फिर कनक कांपते पैरों से जंगल की ओर गई। हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। न जाने ये ठंड कब जाएगी। कांपती आवाज में जंगल लकड़ियाँ लेने गई तो वहीं दूसरी ओर शहर में अंशिका शाम को ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। बहू, जरा अपने मायके फोन कर दो, ठंड है, उन्हें भी बता दो कि तुम आराम में हो। उन्हें भी पता चलना चाहिए हम बहुओं को कितने ऐशो आराम से रखते हैं। उनकी तरह कोई छोटा मोटा घर नहीं है हमारा, कितने बड़े लोग हैं हम। अंशिका को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। इधर कनक जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटी, तब तक उसका पति भी घर आ गया। अरे बाप रे, बाहर तो कितनी ठंड है, कनक जल्दी से आग जला दो। फिर कनक जल्दी से आग जलाती है, जिससे घर में थोड़ी गर्माहट होती है। साथ ही वो सबके लिए खाना भी बनाती है, जिसे खाने के बाद वो सब सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में रखी पतली रजाई देखकर कनक कहती है,
अरे इस रजाई से हमारा क्या होगा? इससे तो हालत और खराब हो सकती है। नई बहू हो, इसकी आदत डाल लो। हम तो ऐसे ही रहते आए हैं और हम भी तो इतनी पतली रजाई ही ओढ़ते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, फिर भी कोई शिकायत ना की हमने। फिर कनक चुपचाप लेट गई, लेकिन उस रजाई में ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो कांपते हुए उसमें सो रही थी, लेकिन उसे सारी रात ठीक से नींद नहीं आई। फिर अगले दिन अंशिका का उसे फोन आया, कनक यहाँ तो बहुत आराम है, लगता ही नहीं ससुराल है। पता है इससे ज्यादा काम तो मेरी माँ मायके में मुझसे ले लेती थी। ये सुनकर कनक चुप रह गई। फिर कुछ देर बाद बोली, तेरा नसीब अच्छा है अंशिका, जो तुझे इतना अमीर ससुराल मिला। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कनक और अंशिका की बात ओमवती सुन लेती है। फिर फोन रखने के बाद उसकी सास कनक से पूछती है, क्या तेरी सहेली बड़ी अमीर है? ऐसा तो नहीं तू अपनी अमीर सहेली से जलती हो। उसकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती, समझी? चल अब अपने काम पर ध्यान दे। अब जब भी अंशिका का फोन आता तो कनक की सास को जलन होने लगती। धीरे धीरे कनक की सास को अंशिका से नफरत भी होने लगी। फिर एक दिन ओमवती ने सोचा, इस कनक बहू की वो सहेली सुना है बड़ी अमीर है, अगर उस अमीर बहू से कुछ मिल जाए तो। ओमवती के मन में लालच घर कर गया। अब उसने कनक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तू अपनी सहेली से पैसे मंगवा ले कनक, ठंड में वैसे भी आलोक को कभी काम मिलता है कभी नहीं, और तेरी सहेली है वो इतना तो कर ही सकती है। अगर 1-2 लाख की मदद कर दे तो उसका क्या ही चला जाएगा। माँ जी वो मेरी सहेली है, कोई बैंक नहीं, मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। तो याद रख, इस घर में मुफ्त की रजाई भी नहीं मिलेगी। आज तू बिना रजाई के सोएगी ना तो तेरी अकल ठिकाने आएगी। उस रात कनक बिना रजाई के सोई। फिर ठंड के मारे उस रात कनक को काफी तेज बुखार आ गया। आलोक भी किसी काम से शहर गया हुआ था। अगली सुबह अंशिका अपने पति के साथ कोई जमीन देखने उस गांव में आई हुई थी। इस गांव में मेरी सहेली भी रहती है, मैं उससे मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब वो कनक के ससुराल पहुंची तो उसकी हालत देखकर घबरा गई। तभी पड़ोसन ने आकर अंशिका को सारी बात बताई। कनक की हालत देखकर अंशिका टूट गई। ये ससुराल की पहली ठंड नहीं बल्कि ये तो जुल्म है कनक। फिर अंशिका ने जल्दी से डॉक्टर बुलाया, उसे नई रजाई उठाई। अगर एक रात और होती तो इनकी जान को खतरा था। ये सुनकर ससुराल वालों के चेहरे उतर गए। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये सुनकर ओमवती चौंक गई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। नहीं नहीं, हम बहुत गरीब है, हमसे गलती हो गई। तभी कनक की आंखें खुली। अंशिका, ठंड भी गरीबों पर हंसती है। फिर अंशिका ने अपने बैग से नई रजाई, स्वेटर, हीटर और भी कई तरह का सामान निकाला। अमीर गरीब कुछ नहीं होता कनक, ठंड सबको एक जैसी लगती है। ये सब मैं तेरे लिए लाई हूँ। आलोक जब शहर से वापस लौटता है तो उसे सारी बात जानकर बहुत बुरा लगता है और वो कनक के साथ कहीं और जाकर रहने की बात करता है। लेकिन कनक अपनी सास को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। ये सुनकर ओमवती को बड़ी शर्मिंदगी हुई। कविता और राधा दोनों सहेलियां थीं और उन दोनों की माँ भी बहुत पक्की सहेलियां थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों उदास बैठी थी, तभी वहाँ वो दोनों सहेलियां आती हैं। माँ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? हाँ आंटी, मैं भी कुछ दिनों से माँ और आपको बहुत परेशान देख रही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी जुबान खींच लूंगी। नहीं मेरी बच्चियों, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या बात है माँ, बताओ ना हमें। अब जिस घर में 2 जवान बेटियां हैं उस माँ को चिंता तो सताएगी ना बेटा। आंटी आप चिंता क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए अब ज्यादा परेशान मत हो। हाँ माँ, और आप देखना हम दोनों की शादी किसी अमीर और बड़े घर में होगी, और आप देखना घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। बस बस, सपनों की दुनिया से बाहर आ जा, क्योंकि ये सपनों की दुनिया ना सिर्फ सपनों में ही अच्छी लगती है। राधा की बात सुनकर कविता हंसने लगती है, पर यहाँ शायद राधा की जुबान पर सरस्वती विराजमान थी। तभी तो अगले ही दिन उन दोनों के लिए 2 अलग अलग घर के रिश्ते आते हैं और इस तरह राधा का रिश्ता किशन नाम के एक गरीब लड़के से हो जाता है जो कि एक किसान था। तो वहीं कविता की शादी विवेक नाम के एक बिजनेसमैन से पक्की हो जाती है। शांति और सविता दोनों ही अपनी बेटियों के लिए खुश थी, लेकिन फिर भी सविता अपनी बेटी राधा के पास जाती है और, राधा मुझे माफ करना, मैंने तेरा रिश्ता एक ऐसे घर में पक्का करवा दिया जिस घर में शायद तुम एडजस्ट ना कर पाओ। पर मैं क्या करती मेरी बच्ची, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तेरे लिए दहेज गिन पाऊं। कोई बात नहीं माँ, आपने जो भी फैसला लिया है मेरी जिंदगी के लिए वो कुछ सोच समझ कर ही लिया है, इसलिए मैं आपके फैसले पर कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। और अगले 1 महीने के बाद दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है और सविता और शांति की दोनों ही बेटियां विदा होकर अपने अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। राधा बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर इस घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करो।
सास की बात सुनकर अब राधा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और जैसे ही अंदर जाती है ये सब देख राधा बहुत खुश होती है। जहां एक तरफ राधा का गृह प्रवेश इतने शानदार तरीके से होता है तो वहीं दूसरी तरफ कविता, जो एक बड़े और बिजनेसमैन के घर में गई थी, उसका गृह प्रवेश बहुत ही साधारण तरीके से होता है। बहू जल्दी से कलश गिराओ और अपने कमरे में जाओ। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। सास की बात सुनकर कविता को बड़ा ही अजीब लगता है और वो देखती है कि उसके घर में हर कोई अपने फोन में व्यस्त है। जिसके बाद कविता अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता भी अब अपने ससुराल में ढल जाती है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाते हैं और 1 साल बाद दोनों ही सहेलियां अपनी माँ से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ सविता और शांति घर के बाहर ही बैठी थी और वो देखती हैं कि कविता ने हाथ में सोने के कंगन, शरीर पर महंगी साड़ी और भी तरह तरह के गहने पहने हुए हैं, तो वहीं राधा बहुत ही सिंपल और सूती साड़ी में थी। माँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी कैसी हो आप? जब से ससुराल गई हो तब से ससुराल वालों ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दे दी कि यहाँ आने का समय नहीं मिला। कभी इनका बिजनेस संभालो तो कभी घर। वैसे राधा, तुम शादी के बाद बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भी कम सुंदर नहीं लग रही। सहेली की बात सुनकर कविता मुस्कुराती है। अब दोनों ही सहेलियां अपने घर के अंदर जाती हैं और थोड़ी देर बाद कविता अपनी सहेली के घर जाती है और वहां वो तीनों बैठकर खूब सारी बातें करती हैं। लेकिन बातों ही बातों में कविता ने राधा से सवाल किया, राधा, अगर बुरा न माने तो एक सवाल करूं तुझसे? कविता की बात सुनकर राधा ने अपना सिर हिलाया। राधा, तेरी साड़ी बहुत ही सिंपल और सूती है। तेरे घर वाले तुझे ठीक से नहीं रखते क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बता, मैं तेरी हर खुशी पूरी करूंगी जो तेरे ससुराल वाले नहीं कर रहे। कविता की ये बात सुनकर राधा मुस्कुराई और उसने बड़ी ही नरमी के साथ जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि मेरे कपड़े बहुत सादे हैं, लेकिन मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। मुझे जो चीज वहां मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिली। राधा की बात सुनकर कविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कुछ ही देर बाद उसने एक और सवाल किया, सच कहूँ राधा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुझे तेरे ससुराल में ऐसा क्या मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता? अगर तू बुरा न माने तो क्या मैं तेरे साथ तेरे घर आ सकती हूँ? राधा ने अपना जवाब सर को हाँ में हिला कर दिया। इस तरह अब दोनों सहेलियां 2 दिन अपने मायके रहती और तीसरे दिन कविता अपनी सहेली के साथ उसके ससुराल जाती है। जैसे ही कविता राधा के घर जाती तो घर देख उसका मुंह बन जाता। तू यहाँ रहती इतनी गंदी जगह? कविता की बात सुनकर राधा ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और उसे अंदर आने के लिए कहा। अब जैसे ही कविता अंदर आई तभी उसकी सास ने उन दोनों को देख अपनी बेटी शीला और बेटे किशन से कहा, किशन, शीला, देखो घर की रौनक आ गई। इस घर की रौनक के साथ उसकी सहेली भी आई है। सुमित्रा की बात सुनकर शीला अपने हाथों में तुरंत पानी का ग्लास लिए आती है और उसे देती है, तो वहीं सुमित्रा कुर्सी पर तकिया लगाकर कविता को बैठने के लिए कहती है, बैठो बेटी, इसे तुम अपना ही घर समझो। माना ये घर छोटा है लेकिन इस घर में तुम्हें बहुत अपनापन मिलेगा। सुमित्रा के कहने पर कविता उस कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि किशन अपने हाथों में खाने की थाल लेकर आता है और उस थाल में थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे आइटम थे। राधा कविता के आगे एक छोटा सा टेबल लगाती है और उस टेबल पर कपड़ा बिछाकर खाने की थाल रख उसे खाने के लिए कहती है। ये सब देख कविता कुछ नहीं कह पाती और वो जैसे ही खाना शुरू करती है तभी किशन ने कहा, आज मैं राधा के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस घर में असली खुशी जो आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि असल मायने में आज इस घर में खुशी आई है, क्योंकि राधा अक्सर आपको याद किया करती थी। इसीलिए आज जब आप यहाँ आई तो राधा और हमारे घर की खुशी आई। किशन की बात सुनकर कविता की आंखें नम हो जाती हैं और वो सभी के आगे राधा से सवाल करती है, राधा, ये सब? कविता, ससुराल में इज्जत पैसे से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। मैंने घर के हर सदस्य को अपना माना, उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाई और उनके हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। बस यही वजह है कि आज मैं गरीब होकर भी अमीर हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में मुझे इज्जत और प्यार मिलता है और यही वो चीज है जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। तू बिल्कुल सही कह रही है राधा, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है और वहाँ हर चीज पैसे से होती है। शायद यही वजह है कि मैं अमीर घर में जाकर भी तेरे जितनी खुश नहीं हूँ। आज मुझे इज्जत की अहमियत समझ आ गई। कविता को अब राधा की खुशी की वजह पता चल गई थी, जिसके बाद कविता अपनी सहेली के गले लग अपने ससुराल जाती है और अब अपने ससुराल वालों के साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार करती जैसा राधा अपने परिवार के साथ व्यवहार रखती थी। और उसका इतना प्यार देख कविता के ससुराल वाले भी अब थोड़ा बहुत बदलने लगे। बेस्ट बडीज
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।